गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री चैप्टर 2 चैप्टर 3 है ना, दिल्ली सल्तनत अभी हम पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 देखेंगे। From garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. In the early 13th century, the control of Delhi Sultanate sultans rarely went beyond heavily fortified town occupied by garrison. The sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, and plunder for supplies. Controlling garrison town in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by Gabon, who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the region of Ghayasuddin Balban and the further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. गैरिसन टाउन और जो राजा महाराजा का जो राज्य होता था, तो उसके अंदर एक गैरिसन टाउन होता था। अब ये गैरिसन टाउन जो है, इसका मतलब हम समझ लें। गैरिसन टाउन जो आपका फोर्ट होता था, किला जो होता था राजाओं का, उसके अंदर जो सोल्जर्स को जहाँ रखा जाता था, जो सोल्जरों का सारा सामान और सैनिक जिस एरिया में रहते थे, उसको हम बोलते हैं गैरिसन टाउन। तो 13th सेंचुरी में जो दिल्ली के सुल्तान थे, इनके पास बहुत ही फोर्टिफाइड टाउन्स होते थे, बहुत ही अच्छे इन्होंने टाउन को ऑक्युपाई किया हुआ था, जीता हुआ था। तो उनमें वो कैसे जीते थे, इनका जो गैरिसन टाउन था, जो सोल्जर्स का रहने का, और इनके पास जो औजार हुआ करते थे ना, जो भी जिससे ये लड़ाई लड़ते थे, वो इनके पास बहुत ही अच्छे थे, और जिससे ये अपने आप को विजय करके हर एक किले में एक गैरिसन टाउन बनाते थे। अब दूसरा एक और टर्म आ रहा है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड जो है शहर के अंदर होता था, और गैरिसन टाउन जो है वो भी किले के अंदर होता है। हिंटरलैंड जो होता था वो किले के अंदर एक ऐसी जमीन होती थी जिसको कि ये लोग व्यापार करने के लिए और कुछ सप्लाई करने के लिए, जैसे हमने कुछ शस्त्र मंगाए हैं कहीं से ना, हथियार मंगाए हैं कहीं से, तो उसका जो सप्लाई है, या हमारे पास कुछ सप्लाई है हथियार है, और उसको हमको किसी राजा को देना है, तो वो हम एक हिंटरलैंड बनाते थे वहां पे वो राजा लोग, और उस हिंटरलैंड से ही इनका ट्रेड होता था। मतलब सपोज हम आज की तारीख में बात करें, तो एक बाजार हुआ करता था, एक मार्केट एरिया हुआ करता था, जिसमें कि वो ट्रेड का व्यवसाय का काम करते थे। हम हर कहीं जाके तो अपना ट्रेडिंग नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं, हम मार्केट एरिया में ही अपना ट्रेडिंग का काम। तो मार्केट एरिया को अभी हम समझें कि मार्केट एरिया जो होता था, वहां पर ये लोग व्यापार करते थे, उसी को ये हम हिंटरलैंड, उस जमाने की भाषा में यदि बोले तो उसको हिंटरलैंड कहते थे। तो वहां से ये लोग उसको व्यापार करते थे, और जो भी इनको किसी को बेचना है या भेजना है, वो इस हिंटरलैंड से करते थे। और जो ग्वारिसन टाउन जो था दिल्ली सुल्तनत का, ये दूर बंगाल से लेके सिंध तक फैला हुआ था। मतलब हर एक किले में इनका एक गैरिसन टाउन था, हर एक किले में इनका एक हिंटरलैंड था, जहां से ये लोग अपने आप को, राज्य को विस्तार करने में और सेव करने में रहते थे। अब जब इनके रिबेलियन वॉर हुए, रिबेलियन वॉर मतलब जब सामने से आक्रमण किया, बदला लेने वॉर वाले जो वॉर हुए, तो उस समय जो है इनका जो कम्युनिकेशन था, क्योंकि ये बहुत राज्य फैला हुआ था वेस्ट बंगाल से लेके सिंध तक, तो यहाँ पर इनको थोड़ी सी कम्युनिकेशन करने में, अपने मैसेज को कन्वे करने में इनको प्रॉब्लम आई। तो ये दिल्ली अथॉरिटी जो है, जो मंगोल्स आए, जो अफगानिस्तान से जो लोग आए बदला लेने के लिए, उनके साथ इनको सामना करना पड़ा, और इनको अपनी इनकी कमजोरियां इनके सामने आई कि अब हमको कितने सारे चैलेंजेस आएंगे, इसको हमको कैसे संभालना है। और इसको मदद किया किसने? गयासुद्दीन बलबन, और आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको सॉल्व किया कि हमारी जो वीकनेस है उसको, सुल्तानों की जो वीकनेस थी उसको उन्होंने कैसे कम किया और कैसे वो आगे बढ़े। The first set of campaign along the internal frontiers of the Sultanate aimed at consolidate the hinterland of the garrison towns. During these campaigns,
Forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and the hunter gatherers and the pastorals expelled from their habitat. Pastoralists expelled from their habitat. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New fortress, garrison town and towns were established to protect trade routes and to promote regional trades. Second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expedition into southern India started during this the region of Alauddin Khilji and culminated with the Muhammad bin Tughlaq. In their campaign, Sultanate armies captured elephants, horses, and slaves and carried away precious metals. By the end of the Muhammad Tughlaq's region, 150 years after Somghat, humble beginning of the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent. They have defeated rival armies and seized cities. जो फर्स्ट इन्होंने अपना जो अभियान चालू किया था इंटरनल फ्रंटियर का मतलब होता है कि आंतरिक हमारी जो सुरक्षा है या आंतरिक हमने कैसे अपनी व्यवस्था बनाई है कैसे हमारी सेना बनी हुई है उसको हम और अंदर का जो हमारा राज्य है ना सपोज यदि एक राज्य मेरा भिलाई है मान लीजिए तो उस भिलाई राज्य के अंदर मेरे क्या क्या व्यवस्था है उसको उसका अभियान को उस अभियान को उसके अंदर वो अभियान चलाया गया कि मेरे कितने हिंटरलैंड है कितने मेरे गैरिसन टाउन है और कितना मेरा एरिया आता है तो ये सारी चीजों को हमने इंटरनल फ्रंटियर कहा और बाहरी जो मेरे राज्य के बाहर का हिस्सा है जिसको युद्ध करके मुझे पाना है उसको हम एक्सटर्नल फ्रंटियर कहते हैं तो यहाँ पर जब ये अभियान चलाया गया कि हमारा हिंटरलैंड कितना है कितना गैरिसन है ये बेसिकली कहाँ था गंगा और यमुना के दोआब में वहाँ की जमीन में था और वहाँ के जो हंटर गैदर्स के वहाँ की जो भी चारागाह थी और ये सारी चीजों थी और वहाँ के रहने वाले हैं ये सारा हमारे हिंटरलैंड के अंदर था और इंटरनल फ्रंटियर के अंदर था वहाँ के एग्रीकल्चर कैसी है वहाँ की खेती किसानी कैसी किसान कैसे इनको हमने एनकरेज कराया और वो गैरिसन टाउन के अंडर में प्रोटेक्ट करने के अंडर में वो आए अब बात आती है सेकेंड एक्सपेंशन हमने कहा ये तो इंटरनल हमने अपना आंतरिक उसको बढ़ाया कि हमारा गैरिसन टाउन कितना बड़ा होना चाहिए कितना हमारा हिंटरलैंड होना चाहिए कितना हमारा एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए उस एग्रीकल्चर लैंड में कितनी हमारे को किसानों को सुरक्षा देनी चाहिए ये सारा हमारा इंटरनल फ्रंटियर में है अब एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब अब हमको हमारे राज्य का विस्तार करने के लिए क्या क्या चीजें तो राज्य का विस्तार करना है तो हमारे जो मिलिट्री है जो हमारी आर्मी है उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो सदर्न इंडिया का पोर्शन था उसने वहां पे अपना राज्य को बढ़ाना चालू किया और उसी को बढ़ाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक भी जहां तक अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाया उसके आगे जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसने और आगे बढ़ाया और आर्मीज जब सल्तनत की आर्मीज थी उसमें हमने एलिफेंट्स को कैप्चर किया कुछ दासों को रखा घोड़े रखे और प्रीशियस कुछ मेडल्स रखे और ये सारे रीजन हमने बढ़ाते गए हमारे दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत मास एरिया में बढ़ता गया मतलब इंडिया का अब आधे से ज्यादा हिस्सा किसके अंदर में आ गया दिल्ली सल्तनत के अंदर में आ गया मस्जिद अब मुस्लिम थे तो एक शब्द आया मस्जिद अ मॉस्क is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim from prostrates in reverence to Allah in congratulations in congregational mosque Masjid Izami or Zama Masjid. Congregational mosque is a Masjid Zami or a Zama Masjid. Muslim reads their prayer namaz together. Members of the congregation choose the most respected, learned male as their leader imam for the rituals of prayer. He also delivers the sermons, khutbah during the Friday prayers. During prayers, Muslims stand facing Mecca. In India, this is to the west. It is called the Qibla. Qibla. The Sultanate built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of the Islam and Muslim. Mosques also helped to create the sense of a community of believers who shared a belief system and code of conduct.
It was necessary it was to enforce this idea of a community because Muslims came from the variety of background. मस्जिद मस्जिद जो शब्द है या उसको हम मॉस्क इंग्लिश में कहते हैं, तो मस्जिद शब्द जो है वो अरेबिक शब्द है और इसका मतलब होता है कि हम अल्लाह को एक इबादत देते हैं, एक प्रार्थना करते हैं और जहाँ पर वो पूरा समाज, एक कॉन्ग्रीगेशन समाज जो आता है वहाँ पर जब प्रेयर करता है तो उस मस्जिद को हम जामा मस्जिद या मस्जिद जामिन कहते हैं। तो यहाँ पर मस्जिद में मुस्लिम्स जो होते हैं वो प्रेयर करते हैं, इनकी प्रेयर को हम नमाज कहते हैं। और फ्राइडे को जो प्रेयर होती है जहाँ पे सब पूरे मुस्लिम्स जमा होते हैं मस्जिद में, तो एक सरमन होता है जो उनकी कुरान है, कुरान में से कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं, कुछ वर्ड्स पढ़े जाते हैं और उसको जो उनका इमामी होता है ना, जो उनका प्रीस्ट होता है वो उसको एक्सप्लेन करता है। और मस्जिद में जब हम खड़े होकर प्रेयर करते हैं मुस्लिम्स, तो वो मक्का की तरफ फेस करके खड़े होते हैं और इंडिया में जो ये डायरेक्शन है वो वेस्ट में है। और जो दिल्ली सल्तनत के लोगों हैं लोग जो राजा लोग थे, महाराज सम्राट लोग थे, उन लोगों ने बहुत सारे मॉस्क, बहुत सारे इस सब कॉन्टिनेंट में बनाया और मुस्लिम्स को बहुत प्रोटेक्ट किया और मुस्लिम्स के कम्युनिटी को बहुत बढ़ावा दिया। अब एक हम इनका सल्तनत का हम एक एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो खिलजी और तुगलक जो है इन्होंने दिल्ली को बहुत ही वास्ट एरिया में बढ़ाया। A closer look, administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaq, the consolidation of kingdom as vast as the Delhi Sultanate need rel- uh, reliable governors and administration. Rather than appointing aristocrats and landed chiefmen as governor, the early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased from the military service called Balban, Bandgan in Persia, and they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the sultans could trust and rely upon them. The Khiljis and Tughlaq continued to be used the Bandgan and also raised people of humble birth, who were often their clients or to high political position. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. जो अब एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मतलब इनका कैसा कैसा सुल्तान जो थे, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे इनको हम सुल्तान कहते हैं, उनका कैसा प्रशासन था। तो ये जो प्रशासन था ये बहुत ही रिलायबल गवर्नर और प्रशासनिक लोगों के ऊपर बना हुआ था। और इन लोगों ने क्या किया था, दिल्ली सुल्तनत के लोगों ने, स्पेशली जो इल्तुतमिश है, वो कुछ स्पेशल स्लेव, मिलिट्री सर्विस से कुछ स्पेशल स्लेव्स, कुछ बंधकों को वो पर्शिया से लेके आया जिसको कि बंदगन बोला जाता था और उसने उन्हें ट्रेंड किया पॉलिटिकल राजनीति की फील्ड में। और इनको पॉलिटिकल फील्ड में इनको एक अपने राज्य में एक ऊंचा पद पे रखा और इनको और भी चीजों से इनको बढ़ावा दिया और इनको पूरी तरह से ट्रेंड किया गया कि आप अपने राजनीति तरीके से कैसे राज्य को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने की। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by state to check the account of revenue collected by the muftis. The care was taken that the mufti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. As the Delhi Sultanate brought the hinterland of the cities under their control, they forced the land chiefmen, the Samanta aristocrats, the rich landlord to accept their authority. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of local craftsmen to leave taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. Sultan's administration measured the land and kept careful accounts. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as
रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसएस। अब यहाँ पर जो कंडीशन थी कि इनको अकाउंट कैसे इनको करना है, रेवेन्यू कैसे इनका जमा करना है, तो इन्होंने अकाउंट और रेवेन्यू जमा करने के लिए जिस पद में जिसको रखा उसको मुफ्तीज बोला जाता था। और ये जो मुफ्तीज होते थे ये हिंटरलैंड के अंदर, सिटी के अंदर रहते थे, और ये सामंत लोगों से, जो एरिस्टोक्रेट होते थे, जो रिच लैंडलॉर्ड होते थे, उनको हम सामंत बोलते थे, उनसे ये रेवेन्यू जमा करते थे। और ये सारा कुछ जो असेसमेंट और कंट्रोल हो रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय से हो रहा है। तो जो मुफ्तीज होते थे वो क्या करते थे, रेवेन्यू और टैक्स जो भी होता था उसको जमा करते थे, हिंटरलैंड में ये रहते थे। और टैक्स जमा करने के बाद जो होता था अकाउंट पूरा, वो ये एडमिनिस्ट्रेशन उनकी ऊंची पद पे जो उससे ऊपर जो रहता था उसको ये जाके देते थे, जिसको कि हम रेवेन्यू कलेक्टर बोलते थे, उसको जमा करते थे। और वो जाके फिर वो सुल्तान को देता था कि किस प्रकार से अब हमको प्रशासन को चलाना है। there was there were three types of taxes. There were three types of taxes on cultivation called kharaj, and amounting to about 50% of the peasant produce on cattle and and on houses. It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultanate. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Even in the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate forces could not uh, penetrate. Local craftsmen established their rules in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. अब ये टैक्सेस जो जमा कर रहा था मुफ्ती, वो तीन प्रकार से उसको जमा करना था। जो कल्टीवेशन, जो हमारी फसल है उस पर जो टैक्स जमा होता था, उस पर जो रेवेन्यू जमा होता था उसको खराज बोलते थे। और वो 50% होता था, जिस किसान ने जितना भी धान फसल उगाया है उसका जो उपज होती थी, जितना भी उसका प्रोड्यूस हुआ है, जितनी भी उसका उत्पादक हुआ है फसल का, उसका 50% उसको देना होता था। दूसरा, केटल्स, उसके पास कितने जानवर हैं और उसके घर पर ये रेवेन्यू और टैक्सेस लगते थे। और ये लार्ज पार्ट जो है हमारा टैक्स में चला जाता था, दिल्ली सुल्तान लेते थे। और इसको इन लोगों ने दिल्ली से लेके बंगाल तक इसको कलेक्ट करते थे। और इसको सदर्न इंडिया में भी जब ये फैल रहा था तो यहाँ पर भी उन्होंने इस टैक्स को फोर्स किया कि हमको लेना है। और ये जो सिस्टम है कि लोकल जो जमा कर रहे थे टैक्स, ये किसको जाके देते थे, जो वहाँ का सुल्तान होता। और ये जो रूल है ये अलाउद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद तुगलक तक ये चला। The Mongols under Genghis Khan invaded Transonian in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultan faced their onslaught soon after. Mongols' attack on Delhi Sultanate increasing during the region of the Alauddin Khilji and in the earlier years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed huge administrative challenges. अब हम आगे देखेंगे कि कैसे challenges हो रहे हैं। The Sultanate in the 15th and 16th century, after Tughlaq, the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independence rulers who established flourishing states for prosperous capital. अब जो हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का शासन चल ही रहा था, तो ट्रांसोनिया जो नॉर्थ ईस्ट ईरान का है, वहां से जो एक मंगोल राजा था जिसका के नाम चंगेज खान था, वो अपनी सेना, अपना राज्य विस्तार करते हुए ईरान से, अफगानिस्तान से अपना राज्य को विस्तार करते हैं वो इंडिया के ऊपर अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो मंगोल के अटैक्स जो है वो दिल्ली सल्तनत पर होने लगे। तो और दिल्ली सल्तनत पर होने लगे, तो इस अटैक से बचने के लिए और युद्ध को लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी
और मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी सारी सेना को इस तरफ ले आए और लड़ाई लड़े। और इनको जब लड़े और ये हार गए तो जो दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था, जो बड़ा सा साम्राज्य बन चुका था, वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका। जैसे कि जब तुगलक और तुगलक के खत्म होने के बाद, तो तुगलक के बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसको सैयद और लोधी डायनेस्टी ने, साम्राज्य ने संभाला। और ये जो लोधी वंशज थे, ये सैयद जो थे, ये दिल्ली और आगरा में 1526 तक रहे। उसके बाद इन्होंने अपने राज्य के अंदर जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात इसको अपने अंडर में कर लिया। और जो एंटायर साउथ इंडिया था, जो एंटायर दक्षिण भारत का एरिया था, वो छोटे छोटे राज्यों में इंडिपेंडेंटली बट गया। This was also the period which saw the emergence new ruling group like Afghans and the Rajput. Some of the states established in this period were small but powerful, extremely well administrated. Sher Shah Suri started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually defeated the Mughal Empire Humayun. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the dynasty ruled for only 15 years, 1540 to 1555, it introduced the administration that borrowed, eliminated elements from Alauddin Khilji and made, followed by the great empire Akbar when they consolidate the Mughal empire. अब क्या हो रहा था, जो मुगल नहीं बोलना चाहिए, मंगोल्स आए थे, वो अटैक करके धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। और जो मुगल एम्पायर जो थे, मंगोल्स एम्पायर जो थे, वही आगे जाके मुगल एम्पायर कहलाए। और इनका जो वंशज जो इनके जो राजा जिसने कैप्चर किया था इंडिया को फर्स्ट, वो चंगेज खान था। और चंगेज खान ने अपना विस्तार करते हुए इंडिया में जब एंटर किया, अफगान से जब एंटर किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में जो सल्तनत बनी हुई थी, वो छोटे छोटे राज्यों में पहले ही बढ़ चुकी थी। अब आधा जो हिस्सा है राज्य का, सल्तनत का, जो दिल्ली सल्तनत का जो आधा राज्य है, वो अफगानों में और राजपूतों में बढ़ चुका था। अब एक और नया डायनेस्टी इस समय पे आया, उसका नाम था शेर शाह सूर, जो कि सूर डायनेस्टी का था। और ये बिहार के एक छोटे से इलाके से इसने आया। और दिल्ली को, जब दिल्ली जो मंगोलों के अंदर या मुगलों के अंदर था, तो मुगल राज्य जो था हुमायूं, उसको इसने हरा कर अपने दिल्ली को अपने डायनेस्टी में, अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया। परंतु जो सूर डायनेस्टी थी, जो सूर साम्राज्य था, वो बहुत ही कम समय के लिए रहा। केवल 15 साल के लिए ही इसने अपना शासन किया। और ये बहुत कुछ अपने शासन में जो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक से जो चला आ रहा था, उसी को इसने इम्पोज किया, उसी को इसने लागू किया। और जो शेर शाह सूरी था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो राजा अकबर के लिए एक मॉडल बना। और जब राजा अकबर से ये डिफीट हुआ, तो वह पूरा जो शेर शाह सूरी का साम्राज्य भी था, वो किसके अंदर हो गया? मुगल। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद, खत्म होते होते मुगल जो हैं वो भारत में एंटर कर चुके थे और भारत में अब राज्य वो करना चालू कर दे। इस प्रकार आई हैव कंप्लीटेड योर chapter 3 Delhi Sultanate. Hope you understand. Thank you.